अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। आपकी स्टोरीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो आपको यकीन दहानी करनी है कि आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कोई डिस्टॉर्शन या शोर मौजूद नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी है और ये हमें अली महमूद साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि ये डिफेंस व्यू एक जगह है कराची में, वहाँ पे रहा करते हैं। अब जो लोग डिफेंस व्यू में रहते हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि डिफेंस व्यू में जो अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं या जो फ्लैट्स वगैरह मौजूद हैं, वहाँ से अगर आप देखें बाहर की तरफ तो आपको चारों तरफ जो है वो बिल्कुल सुनसान वीरान जो इलाका है वो नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे सामने नाला या पानी की जगह मौजूद है और वहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। खैर, बहरहाल ये बताते हैं कि इनकी आदत थी कि रात में 10 बजे ये वॉक पे निकला करते थे और उस पूरे ट्रैक का एक चक्कर लगाते थे और 11:30 बजे तक ये वापस आया करते थे। अब ये जो आदत थी ये सालों से आदत थी और इनके जो घर वाले थे जो भी इनसे काम थे वो पहले करवा लिया करते थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि जब मैं वॉक पे आता हूँ तो मैं कोई दूसरा काम नहीं करता। अब ये बताते हैं कि जब ये वॉक पे निकले हुए थे तो एकदम से इनका मोबाइल बजना शुरू हुआ और जब इनका मोबाइल बजना शुरू हुआ तो ये ट्रैक पे मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने मोबाइल निकाल के देखा तो इनकी मदर की कॉल थी। इनकी मदर ने इनको कहा कि तुम्हारे मामू जो हैं वो रुकने के लिए आए हुए हैं, तो वापसी में जब तुम आओ तो नाश्ता वगैरह लेते हुए आना, जो नॉर्मली हुआ करता है। अब जाहिर सी बात है, इनको पता था कि अगर ये काफ़ी देर से निकलेंगे तो वहाँ पे जो एरिया या दुकानें वगैरह हैं वो नॉर्मली इतनी रात में नहीं खुली होती, बंद हो जाती हैं। लिहाजा इन्होंने सोचा कि मैं जो मेरी वॉक है या ट्रैक है उसको मैं जितना जल्दी हो सकता है उसको ख़त्म करता हूँ और फिर सामान वगैरह ले लेता हूँ, ऐसा ना हो कि परेशानी हो और सामान ना मिले। खैर, ये बताते हैं ट्रैक से मैं उतरने ही वाला था तो मैंने देखा कि वो जो रास्ता है वहाँ पे एक फ़कीर है जो बैठा हुआ है और वो जो फ़कीर था उसने अपना जो सर था वो नीचे किया हुआ था और उसके ऊपर एक चादर डाली हुई थी। मेरा रोज़ का यहाँ से आना जाना था, कभी भी मैंने आज तक इस तरह के फ़कीर को या इस फ़कीर को नहीं देखा था। खैर, जैसे ही मैं उसके सामने से गुज़रा तो एकदम से वो जो फ़कीर था उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये जो कुछ हुआ बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि फ़कीर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ सकती है कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। खैर, जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मैंने गुस्से से उसको छुड़ाया और मैंने कहा, क्या हो गया है? तो वो कहने लगा, बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे जा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अपने घर का किराया नहीं दिया। जो नॉर्मली बातें हुआ करती हैं उस तरह की बातें उसने की। खैर, बहरहाल ये गुस्से में आ चुके थे क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई फ़कीर इनका हाथ पकड़ ले। बहरहाल ये उससे अपना हाथ छुड़ा के गुस्से से जाने लगे तो जो फ़कीर था वो कहने लगा, बेटा दे जा। अब जाते आते उसने जब 2-3 दफ़ा बोला तो इनके दिल में थोड़ा सा वो हुआ कि ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। तो इन्होंने कहा, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा तो तुम्हें पैसे दे दूँगा। अब इन्होंने जो कुछ ये बोला था, इनका इरादा पैसे देने का नहीं था। इन्होंने ऐसे ही झूठ बोला था ताकि ये फ़कीर इनकी जान छोड़े और ये यहाँ से निकल जाएँ। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही ये नीचे की तरफ उतरे तो उतर के इन्होंने सोचा कि एक दफ़ा मुड़ के पीछे देखता हूँ ये कौन फ़कीर था जो आज पहली दफ़ा यहाँ पे आया है, उसने डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़ा था। अब इन्होंने जैसे ही पलट के देखा तो ये बताते हैं कि उस जगह पे या उस टीले पे ना कोई फ़कीर मौजूद था, ना किसी फ़कीर का नामो निशान मौजूद था। खैर, इन्होंने नॉर्मल लिया, इन्होंने कहा कि हो सकता है वो नीचे उतर गया हो या दूसरी तरफ से ला गया हो। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो दुकान थी वहाँ पे जाने लगे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस दुकान के करीब पहुँचा तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे कदम जो हैं वो भारी होना शुरू हो गए हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा और मुझे एकदम से मतली महसूस होने लगी। अब जैसे ही इनको मतली महसूस होने लगी तो इन्होंने सोचा कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ और ये थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गए, सांस लेने लगे। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं नीचे बैठा तो मुझे एकदम से लगा कि वॉमिट हो जाएगी और ऐसे ही हुआ कि थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिट हो गई। अब ये बताते हैं कि 10 से 15 मिनट तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर मैंने सामान लिया और वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। अब जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि कोई मुसलसल मेरे पीछे आ रहा है या मुझे फॉलो कर रहा है या कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। अब ये बताते हैं मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा। अपार्टमेंट में जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ तो मुझे दोबारा से ऐसा लगने लगा, मेरे कदम दोबारा भारी होना शुरू हो गए और दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। खैर, ये बताते हैं मैं अपने फ्लैट के अंदर पहुंचा, वहाँ जाके मैं खिड़की के पास जाके बैठ गया। मैंने सोचा कि थोड़ी ठंडी हवा लेता हूँ, हो सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा हो।
तो ऐसे ही हुआ कि मैं खिड़की के पास जाके बैठ गया और तकरीबन 15-20 मिनट तक वहाँ पे बैठा रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मेरी तबीयत जो थी वो बेहतर होना शुरू हो गई। अब ये बताते हैं कि वहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था तो मुसलसल मैं बाहर की तरफ देख रहा था, तो एकदम से जो मेरी नज़र थी वो हमारे अपार्टमेंट के गेट के बाहर पड़ी। तो मैंने देखा कि वही फ़कीर जो वहाँ पे बैठा हुआ था, जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, वो हमारे अपार्टमेंट के गेट के बाहर खड़ा हुआ है और मुझे इशारा कर रहा है। अब मैं बड़ा हैरान था कि किस तरह का फ़कीर है, मुसलसल मेरे पीछे आ रहा है या अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, या जब से मैं इससे मिला हूँ ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा। लिहाजा मैंने इग्नोर किया, मैं अंदर की तरफ आ गया और जैसे तैसे करके रात गुजर गई। अब सुबह मेरा जो रूटीन था, मैं उठ के यूनिवर्सिटी आता था, उसके बाद फिर अपनी ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था और ट्यूशन पढ़ाने के बाद वापस घर आता था और अगेन वही खाना वगैरह खा के मैं वॉक पे चले आता था। अब ये बताते हैं जब मैं वापस आया, खाना वगैरह मैंने खाया और वॉक के लिए निकलने वाला था कि एकदम से मुझे ख्याल आया कि पहले मैं बाहर झांक के देख लूँ कहीं अगेन वही फ़कीर तो नहीं बैठा हुआ। और जैसे ही मैंने बाहर झांक के देखा तो मैंने देखा जो हमारा गेट है उस गेट के बिल्कुल बाहर वही फ़कीर खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मुसलसल मेरे कॉरिडोर में या हमारी विंडो में देख रहा है। अब ये बड़ा अजीब बिहेवियर था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं नीचे जाता हूँ और उसको बहुत बुरी तरह डांटता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मेरी जान छोड़ दे, मेरे पीछे क्यों लग गया है। खैर ये बताते हैं कि मैं जैसे ही नीचे उतरा, गेट के करीब पहुँचा तो वहाँ पे वो फ़कीर मौजूद नहीं था। हालांकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था तो वो वहीं पे नज़र आ रहा था, मुझे देख रहा था, बल्कि मुझे हाथ से इशारा कर रहा था। खैर मैं फिर ट्रैक पे चला गया, अगेन वही हुआ, मैं वॉक वगैरह करने लगा, वॉक करके वापस आ गया। अब ये बताते हैं जब मैं रात में सोया तो रात में जब मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब में देखा कि वही फ़कीर जो मुझे वहाँ पे नज़र आया था, वो फ़कीर मेरे ख्वाब में आया है और वैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के वो मुझे बोल रहा है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे वापस आके पैसे दोगे, तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे ला के दे दो वरना मैं रोज़ाना तुम्हें तंग करूँगा। अब ये बताते हैं जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा फ़कीर है जो मेरे पीछे लग चुका है और मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। ये बताते हैं कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मेरी जो मदर हैं उनको मुझे सारा का सारा वाक़या बताना चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि मैंने जो मेरी मदर थी उनको सारा का सारा वाक़या बताया। उनको बताया एक फ़कीर है जिसने मेरा जीना हराम किया हुआ है, कभी वो गेट के बाहर नज़र आता है, कभी वो ख्वाब में आता है, कभी मुझे तंग करता है। मेरी मदर ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने मेरे नाना से रब्ता किया। अब ये बताते हैं जो इनके नाना थे वो बेसिकली साहिब इल्म आदमी थे, उनके पास रूहानी इल्म मौजूद था। खैर उन्होंने मेरे पास विज़िट किया, मुझसे मुलाकात की और मुझ पे दम किया। खैर मेरे नाना जो थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे अपनी जेब में रखो, वो फ़कीर तुम्हें दोबारा मिलेगा और जब वो फ़कीर तुम्हें मिले तो उससे माफ़ी मांगना, उसको सलाम करना और ये पैसे उसको दे देना। उसके बाद इंशाल्लाह वो फ़कीर तुम्हें कभी भी नज़र नहीं आएगा। अब ये बताते हैं कि ऐसे ही हुआ कि मैं वो पैसे लेके जेब में घूमता रहा और ठीक 3 दिन बाद वो जो फ़कीर था मुझे उसी ट्रैक पे नज़र आया। मैंने उसको सलाम किया, उससे माज़रत की और उसको पैसे दिए। जब मैंने उसको पैसे दिए तो उसने अपना जो चेहरा था वो मुझे दिखाया। वो बहुत पुरनूर चेहरा था, वो मुस्कुरा रहा था और उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। खैर बहरहाल मैंने उसको पैसे दिए और मैं आगे बढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद जब मैं आगे गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अगेन वैसे ही हुआ कि वो जो फ़कीर था वहाँ पे ना मौजूद था, ना उसको कोई नामो निशान मौजूद था। ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से वो जो फ़कीर था मुझे कभी भी ज़िंदगी में ना नज़र आया, ना ख्वाब में आया, ना उसने मुझे तंग किया। लेकिन ये जो भी फ़कीर था बड़ा पुरस्कार फ़कीर था। अगर मेरे नाना नहीं होते तो अल्लाह जाने मेरे साथ क्या होता और मैं किस तरह इस मुश्किल से निकलता। खैर उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी, कभी भी कोई फ़कीर मुझसे मांगता तो मैं फ़ौरन उसको दे दिया करता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैंने नहीं दिया या इससे झूठ बोला तो हो सकता है ये भी मेरे पीछे लग जाए। शायद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें महविश साहिबा ने भेजी है। ये बताती हैं इनके जो कज़न हैं बेसिकली वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और उनका काम है कि कराची से लेके कश्मीर तक जहाँ भी उनको माल सप्लाई करना होता है ये जाते हैं। और ये बताती हैं कि बहुत सालों से, बहुत अरसे से ये ट्रक चलाते आ रहे हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इनके पास इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो वो शेयर कर सकते हैं। उन्हीं वाक़यात में से कुछ वाक़यात हैं जो ये बता रही हैं कि उन्होंने हमसे शेयर किए हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि 1997 या 98 की बात थी और ये जो है अपना ट्रक लोड करके माल सप्लाई करने के लिए पंजाब की तरफ जा रहे थे। अब कराची से जो पंजाब का रास्ता है वो लोगों को पता है कि तकरीबन
15 घंटे से ऊपर का रास्ता है। खैर बहरहाल शुरू का जो पंजाब है सादिकाबाद वगैरह वो तो आपको पता है 8 घंटे में शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आपने लाहौर वगैरह जाना हो तो वो फिर 20 घंटे, 18 घंटे, 25 घंटे, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अब क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर थे, लोडिंग का इनका सामान था, तो ज़ाहिर सी बात है ट्रक भी इनको स्लो चलाना होता था। खैर इनके कज़न बताते हैं कि ये पंजाब के अंदर एंटर हो चुके थे और रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था और शदीद सर्दी पड़ रही थी। और पंजाब में जो लोग रहा करते हैं या कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कराची की निस्बत या सिंध की निस्बत पंजाब में बहुत ज़्यादा फॉग हुआ करती है। और ऐसे ही था कि चारों तरफ फॉग मौजूद थी और ये पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रक चला रहे थे। इनकी कोशिश थी कि फजर तक एक ख़ास पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाएं। खैर ट्रक चलाते चलाते इनको एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि ट्रक जो है वो साइड में लगा लेता हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाता हूँ और यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ और जब थोड़ी देर बाद जब मैं फ़्रेश हो जाऊँगा तो दोबारा से चलाना शुरू करूँगा। बहरहाल इसी इरादे से ये उतरे और इनके साथ जो लड़का मौजूद था उसको भी इन्होंने कहा कि नीचे उतर जाओ, आधे घंटे 15-20 मिनट जो है वो बाहर बैठ जाते हैं, सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, फिर मज़ीद आगे बढ़ जाएंगे। खैर बहरहाल जैसे ही ये नीचे उतरे, अब धुंध इस कदर थी कि 2-3 फीट 4 फीट से ज़्यादा इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खैर एकदम से इनको आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं या बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही है, या जैसे आमतौर पे शोर होता है या किसी इवेंट वगैरह में लोग मौजूद होते हैं जिस तरह का शोर क्रिएट होता है, तो उस तरह का जो शोर है वो क्रिएट हो रहा था। मुसलसल इनको आवाज़ आ रही थी। खैर जब इनको मुसलसल आवाज़ आती रही तो इन्होंने सोचा कि आगे चल के देखते हैं, हो सकता है यहाँ से कोई गाँव या कोई इस तरह के घर वगैरह करीब मौजूद हो और ये उनकी आवाज़ आ रही हो। अब इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया। इनके पास एक टॉर्च मौजूद था, वो टॉर्च इन्होंने जला लिया था और जैसे जैसे टॉर्च की रोशनी को फॉलो करते रहे तो बिलाखिर इन्होंने देखा कि जहाँ पे ट्रक खड़ा है उससे तकरीबन 25 से 30 फीट के फासले पे बहुत सारे लोग हैं जो घेरा डाल के बैठे हुए हैं, यानी कि उन्होंने एक सर्कल सा जो है वो बनाया हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। खैर जब इन्होंने इतने सारे लोगों को देखा तो इनका थोड़ा सा हौसला हुआ, तो इन्होंने सोचा कि मैं आगे जाके देख लेता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि इतनी रात में ये लोग क्या कर रहे हैं। अव्वल तो इतनी शदीद सर्दी हो रही है, दूसरी बात इतनी धुंध है और तीसरी बात इतने सारे लोग और इतने सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ क्या कर रहे हैं। खैर इन्हीं ख्यालात में ये आगे बढ़ते चले गए और जब ये उनके करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वो जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी के दांतों से खून निकल रहा है और बाकायदा सामने इन्होंने देखा कि एक लड़का मौजूद है और वो जो लड़का है उसका बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सर पूरा का पूरा कुचला हुआ है, यानी अल्लाह न करे जैसे किसी के सर पे कोई गाड़ी चढ़ जाती है तो उसके सर की जो पोजीशन हो जाती है वैसे ही उसका सर हुआ है। अब ये देख के बड़ा हैरान हुए कि इतनी रात हो रही है, सर्दी हो रही है और ये सारे के सारे ज़ख्मी हैं, यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहे हैं। खैर जब करीब पहुँचे तो इन्होंने जाके आवाज़ दी कि भाई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, तो आपने इन लोगों को यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ है, बजाय इसके कि इनको यहाँ बिठाएं आप इनको अस्पताल लेके जाएं या इनकी मदद करें। खैर ये जो कुछ बोल रहे थे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था वो सारे के सारे लोग जो घेरा डाल के बैठे हुए हैं या जिन्होंने एक सर्किल बनाया हुआ है वो इनकी बातों को नहीं सुन रहे। ये मुसलसल उनको पुकार रहे हैं लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा और कोई भी कुछ नहीं कह रहा, इवन कि कोई इनकी तरफ देख भी नहीं रहा, जिससे इनको इम्प्रेशन आ रहा था कि शायद ये लोग जो हैं वो इनको इग्नोर कर रहे हैं या इनको जवाब देना नहीं चाहते। खैर काफ़ी देर तक ये खड़े हुए देखते रहे। इनके साथ जो लड़का मौजूद था वो भी देख रहा था कि ये सारे के सारे ज़ख्मी हैं और इनकी हालत गैर हुई हुई है। बहरहाल 10 से 15 मिनट तक ये लोग वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद ये लोग वापस ट्रक के पास आ गए। अब जब ये ट्रक के पास वापस आए तो इत्तफाक है कि पीछे से एक पुलिस मोबाइल थी जो आ रही थी। जब वो पुलिस मोबाइल करीब पहुँची तो उसमें जो अफसर बैठा हुआ था वो उतर के नीचे आया और वो इनसे खैर खैरियत पूछने लगा कि भाईजान खैरियत तो है, इतनी रात में आप यहाँ रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग थोड़ा सा थक चुके थे तो इसलिए हम लोग यहाँ से उतर गए और अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। खैर जैसे ही पुलिस वाले को इन्होंने देखा तो इन्होंने सोचा कि ये जो सामने आगे ज़ख्मी मौजूद हैं उनके बारे में भी इस पुलिस वाले को बताता हूँ, और इन्होंने कहा कि आगे बहुत सारे ज़ख्मी बैठे हुए हैं, अब समझ ये नहीं आ रहा कि सारे के सारे ज़ख्मी हैं और ये अस्पताल क्यों नहीं जा रहे। अब वो जो पुलिस वाला था उसने जब ये सुना तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगा कि कितने पागल लोग हैं, ज़ख्मी हुए हुए हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खैर बहरहाल ये टॉर्च जला के दोबारा उस तरफ आए। अब ये बताते हैं कि जब दोबारा हम लोग उस तरफ आए तो तकरीबन 20 या 25 फीट का फासला था, लेकिन जब हम दोबारा वहाँ पे आए तो वहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद था, ना उसका नामो निशान मौजूद था। हालांकि हमें अच्छी तरह याद है कि कुछ देर पहले हम यहीं पे आए थे, यहीं पे हमने देखा था कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं और बाकायदा उनके जिस्मों से खून निकल रहा है।
खैर जब इन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद था, ना उसका नामो निशान मौजूद था। अब वो जो पुलिस वाला था वो कहने लगा कि आप इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते रहते हैं। कहा जाता है कि जो भी एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे हुए हैं, उनकी जो भी अरवाहें या रूहें वो यहाँ पे भटका करती हैं या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। लिहाजा आप भी कोशिश करें कि आयतल कुर्सी पढ़ें और यहाँ से कहीं आगे चले आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप पहले आदमी नहीं हैं जिसने इस तरह का वाक़या बताया है, बल्कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें रिपोर्ट की हैं। अब ये सुनने के बाद ये जो थे वो आगे बढ़ गए और उन्होंने वहाँ पे ना रुकने में ही आफियत जानी। खैर इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, इनको सामान लेके जो है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जाना था, और जो भी सामान था वो एक कंपनी का सामान था, और इनको कहा गया था कि एक ख़ास इंडस्ट्री है, वहाँ पे सारा का सारा सामान जो है वो आपने उतारना है। अब हस्बे वादा इन्होंने जो भी सामान था वो उस इंडस्ट्री में पहुँचा दिया, और जब ये सामान वहाँ पे पहुँचाया तो रात के तकरीबन 3 या 3:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब इसकी इथिक्स ये होती है कि जब ये सामान पहुँचा देते हैं तो सामान उतारना इनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। सामान उतारने के लिए जो भी इंडस्ट्री होती है या जो भी फैक्ट्री होती है वहाँ पे लोग हुआ करते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो सामान उतारेंगे। ट्रक ड्राइवर का जो काम होता है उसका काम ये होता है कि वो हिफाजत से सामान को पहुँचा दे। खैर बहरहाल ये उस जगह पे मतलूबा जगह पे सामान पहुँचा चुके थे, और अब ये वेट कर रहे थे कि लड़के अंदर से आएँ और सामान निकालना शुरू करें कि इसी दौरानिए में इनकी जो नज़र थी वो जो फैक्ट्री थी या वो जो इंडस्ट्री थी उसकी छत पे पड़ी। अब ये बताते हैं जैसे ही इनकी नज़र छत पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि वो जो छत है वहाँ पे बाकायदा एक औरत है जो बड़ा तैयार होके लाल कलर का ड्रेस पहन के ज्वेलरी वगैरह पहन के खड़ी हुई है, और वो जो औरत है वो मुसलसल इन्हें देख रही है। ये बड़ा हैरान थे और परेशान भी थे कि रात के इस पहर में ये औरत छत पे क्या कर रही है। खैर इन्होंने इग्नोर किया और ये वेट करने लगे। इसी दौरान में वो जो लड़के थे वो अंदर से आ गए और अपना सामान निकालने लगे। अब ये बताते हैं कि आधे पौन घंटे में जो भी ट्रक के अंदर सामान था वो सारा का सारा निकाल लिया गया था, और वो जो औरत थी जो छत पे खड़ी हुई थी या जो दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी वो मुसलसल इनको देख रही थी। खैर जब ये लड़के सामान वगैरह उतार के अंदर चले गए तो वो जो औरत थी उसने बाकायदा इनको देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब ये बड़ा हैरान थे क्योंकि एक अजनबी औरत थी और ये जानने वाली भी नहीं थी। एक तो ये छत पे मौजूद थी, दूसरा तैयार हुई भी थी। बहरहाल इनके जहन में आया कि हो सकता है ये चौकीदार की फैमिली की कोई लड़की हो या यहाँ पे जॉब करती हो, लेकिन अगर यहाँ पे जॉब भी करती होगी तो इतनी रात में अकेली छत पे क्या कर रही है और इतना तैयार कैसे हो सकती है। बहुत सारे सवालात थे जो इनके जहन में मौजूद थे। इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि वो जो चौकीदार है जो इस इंडस्ट्री में होता है या इस फैक्ट्री में होता है वो बाहर निकल के आ गया। अब जब वो बाहर निकल के आया तो ये मुसलसल छत पे देख रहे थे, तो चौकीदार ने इनको कहा कि आप किसको देख रहे हैं। तो ये कहने लगे कि यहाँ पे एक औरत है जो मुसलसल मुझे नज़र आ रही है, और वो बड़ा तैयार हुई हुई है, उसने ज्वेलरी वगैरह भी पहनी हुई है, लाल कपड़े पहने हुए हैं। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी रात में लड़की या औरत यहाँ पे क्या कर रही है। अब ये सुन के वो जो चौकीदार था वो मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा कि भाईजान आप उस तरफ ना देखें, उसको इग्नोर करें, और बेहतर ये है कि आप अपना काम करें और यहाँ से चले जाएँ। अब ये सुन के जाहिर सी बात है थोड़ा सा इनको गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा। ये बोलने लगे कि भाई मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रही है, तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि इतनी रात में ये लड़की क्या कर रही है। खैर वो जो चौकीदार था उसने कहा कि भाई बात ऐसी है कि यहाँ पे अभी से नहीं पिछले 7-8 साल से एक औरत है जो अक्सर रात में छत पे नज़र आया करती है, और वो ऐसे ही तैयार हुई भी होती है। उसने लाल कलर के कपड़े पहने होते हैं, ज्वेलरी पहनी हुई होती है, और देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। कहा जाता है कि अब से कोई 10-15 साल पहले यहाँ पे एक औरत थी जो काम किया करती थी। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, यानी कि अनकरीब उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन एक दिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो पूरी की पूरी औरत जो है मशीन के अंदर आ गई थी, और जब वो मशीन के अंदर आ गई थी तो उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। कहा जाता है कि उसके बाद से ये जो औरत है अक्सर छत पे खड़ी हुई नज़र आती है, वो ऐसे ही तैयार हुई भी होती है और देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई दुल्हन है। तो हमारे जो मालिकान हैं उनको भी ये सब पता है, इवन के जो भी इस इंडस्ट्रियल एरिया में लोग रहा करते हैं या मौजूद हैं या काम करते हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं। लिहाजा सबको कहा गया है कि जब भी वो छत पे जाएं या कोई भी काम करें या यहाँ से गुजरें तो उनको मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ताकि ये जो औरत है वो उनको नुकसान ना पहुँचा सके। ये सुन के ये बड़ा हैरान हुए और इन्होंने भी जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से निकल गए। इन्होंने बहुत सारे और भी वाक़यात हैं जो शेयर किए हैं, वो इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।